टीचर हूँ, डांस कथक सिखाती हूँ। आपका आज बहुत सुंदर नृत्य देखा, बहुत ही एलिगेंट, बहुत सुंदर। तो उम्र के साथ चीज़ें अच्छी भी होती हैं क्योंकि हम उनकी तरफ विचार करते हैं और हम चाहते हैं कि वैसा रहे। तो मुझे भी ज़िंदगी ने बहुत कुछ मौका दिया, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें मैंने भी मुश्किल से सीखी। मैं जैसे गुरुजी ने बताया, मैं कश्मीर से हूँ, प्रॉपर श्रीनगर से, कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। तो मेरे पिताजी अजमेर में ट्रांसफरेबल जॉब में थे जब थे, तो मुझे गुरु जी से पूरा कथक सीखने का मौका मिला। मैं चंडीगढ़ कला केंद्र है, संगीत क्या बोलते, प्राचीन कला केंद्र, वहीं से मैंने पूरा अपना विशारद किया हुआ है कथक में। जब मैं 12th में थी तभी कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद गुरु जी के कहने से सिखाती रही, फिर शादी हो गई अजमेर में, फिर जापान चली गई तो भी कंटिन्यू रहा। लेकिन जब सिखा रही थी, आपने शायद आपको पता हो कश्मीर की सिचुएशन, हम हिंदू ब्राह्मण भी हैं, सब मिलजुल के ही रहते थे, लेकिन वहाँ की हिस्ट्री ऐसी है कि म्यूज़िक डांस नहीं सिखाया जाता था लड़कियों को। तो मेरे पिताजी को भी ये था कि ये क्या मतलब, उस ज़माने में ये प्रोफेशन भी नहीं बन सकता था। तो बोलते थे पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। अब मुझे पहले ही दिन जब तबला सुना गुरुजी का, इतना अच्छा लगा। मैंने कहा यही मेरे लिए मैथमेटिकल डांस है एकदम, और ये मेरे लिए है। अब मैं कैसे सीखूं? उधर पिताजी ने मना कर दिया, ना तो गुरुजी घर में आएंगे ना सीखा जाएगा, हम कश्मीरी हैं, हमें सिर्फ मतलब ये वहाँ का एक कल्चर था, डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। तब आईटी भी नहीं था। अब मम्मी को बोला, उन्होंने बोला ठीक है सीखेंगे। तो उनको बोला कि भाई फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं। तो मैं घर आती थी, घुंघरू लेके चुपचाप चली जाती थी, क्योंकि उस ज़माने में एवरीडे क्लासेस होती थी। आजकल तो हम हफ्ते में एक बार सिखाते हैं सबको। ऐसे करके सीखा। तो बचपन के डांस की, कॉलेज स्कूल तक की कोई फोटोज़ नहीं है क्योंकि कोई देखने ही नहीं आता था लेकिन शायद मुझे इसमें ही आगे होना था, या मेरा जो मैं चाहती थी वो करना था। मैंने बहुत अच्छे से सीखा। मैं अपने उसमें भी, विशारद में भी मैंने बहुत अच्छे मार्क्स उसमें पास किया। फिर शादी भी हो गई। 7 साल मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ। मेरी शादी मारवाड़ी फैमिली में हुई। हम कहाँ कश्मीरी, कहाँ मारवाड़ी। 44 ईयर्स हो गए मेरी शादी को। उस समय में होती नहीं थी इंटरकास्ट शादियाँ। मेरे हस्बैंड के दादाजी जी.आर. तोष्णीवाल, ही वॉज अ प्रोफेसर इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। फिर उन्होंने ये तोष्णीवाल कंपनी सब फैक्ट्री शुरू की। मेरे थैंक्स उनको जाते हैं। उन्होंने मुझे पैसे दिए, बोले कि तुम अभी ये लो पैसे, तबला लाओ, हारमोनियम लाओ, अपने गुरुजी को बुलाओ और प्रैक्टिस करो। ऐसी महेश्वरी फैमिली होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे फादर ने मुझे बोला मारवाड़ी फैमिलीज हैं, ये लोग बहुओं को काम नहीं करने देते, मतलब एक उनका कल्चर है, वो हमारा कल्चर अलग है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, शादी कर दो आप तो लेकिन किस्मत की बात है, शायद उनके साथ ही 4-5 साल रहने को जो मिला, जो सीखने को मिला, तब मुझे लगा कि जॉइंट फैमिलीज की कितनी इम्पोर्टेंस है। हम ज़रूरी सोचते हैं कि ऑफ कोर्स सेक्रीफाइस है, उसके बिना नहीं होता, लेकिन जो 4 साल मैंने उनके साथ गुजारे मैं आज तक नहीं भूलती हूँ। और एवरीडे सुबह उनको मैं थैंक्स देती हूँ कि मैं आज जापान में जो सेंटर चला रही हूँ, जो मेरा नाम है वहाँ, जो मेरी पहचान है वहाँ, अगर वो शुरू नहीं कराते तो शायद शादी के बाद ख़त्म ही हो जाता। कैसे शुरू होता? और भी बहुत कुछ उनसे सीखा। बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और जॉइंट फैमिली में थे हम, 4 जनरेशन एक साथ रहते थे। उसके बाद जापान जाने का मौका मिला। वहाँ पे जाके देखा तो सारा काम हाथ से करना है, क्लीनिंग, हाँ तो कोई हेल्पर ही नहीं है। मैं इतना सामान लेके आती, मेरी लाइनें पड़ जाती थी, मुझे आदत ही नहीं थी सामान उठाने की और काम करने की। तो मैंने देखा ये इतनी लेडीज़ इतनी फिट है यहाँ जापान में, और ये भी तो अपना काम खुद करती हैं, 2 बच्चों को भी देख रही हैं वो। तो फिर मुझे भी करना तो है, तो करना ही पड़ेगा। 1-1.5 साल लगा मुझे, मैं भी एडजस्ट हो गई। अब मेरे पास कभी कोई आता है हेल्प तो मैं मना कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, आई कैन डू इट माई सेल्फ। उसका रीज़न एक ये है कि हम अपने वक्त से कर सकते हैं, किसी के भरोसे नहीं है। इंडिया में हमेशा अरे ड्राइवर नहीं आया, अरे क्लीनिंग वाली नहीं आई, आधा टाइम तो उनको मैनेज करने में निकलता है हमारा। पर यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि अपने आप नहीं भी किया जाता, गर्मी भी बहुत है और घर का सिस्टम बने हुए भी उस तरह से नहीं है। तो वहाँ इतने साल हो गए, मैं खुद ही अपना कुकिंग, अपनी क्लीनिंग, सब बाथरूम से लेके सब कुछ करती हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरे घर में बहुत मेहमान आते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई रियलाइज जापान जाके कि अपना काम करने में कोई बुराई नहीं है। हम यहाँ पे इतना बोलते हैं कि वो रानी आई, उसको यहाँ से निकालो, उसको यहाँ से निकालो, उसको वहाँ से निकालो, ऐसे ऐसे करते हैं। वही बाथरूम जो हम ही यूज़ करते हैं। तो एक ये चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मिली। दूसरा सीखने को मिला कि अपना काम
अपनी सेहत, क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ तो आई रियलाइज़ कि हम हमेशा दूसरों को बोलते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आपकी वजह से इतना शोर कर रहे थे, आपकी वजह से आपने ये नहीं किया, उसकी वजह से उसने, मेरे हस्बैंड ने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मेरे तो आज सिर में दर्द हो रहा है, या मेरी टांग में दर्द है, बैक में पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं। बहुत ईजी है ना किसी के लिए भी बोलना कि भाई आपने ये नहीं किया इसलिए। अब जब मेडिटेशन में मेरे को 22 साल हो गए, हम सेंटर चलाते हैं, मैं भी आचार्य हूँ आके अपने सेंटर की, योगा क्लासेस देती हूँ। देन आई रियलाइज कि हम अपनी सेहत, अपनी खुशी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सबसे पहले मुझे अपने लिए काम करना है। अगर मैं ही हेल्थी नहीं हूँ, मैं ही खुश नहीं हूँ, तो मेरा परिवार भी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो लेडी के चारों तरफ घर चलता है, और मैं ही रोज़ सिर पकड़ के ये पकड़ के बैठूंगी तो मैं कैसे किसी और को खुश कर सकती हूँ। और मेरे को क्यों, मैं सोचती हूँ कि मेरा हस्बैंड रोज़ पूछे आज क्या टांग में दर्द हो रही है, सिर में दर्द हो रही है, क्यों पूछे। मुझे अपनी सेहत, ऐसे हम सबको भी सोचना है कि हमारी सेहत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आखिर तक हम चलते रहें, हंसते रहें और खुश रहें। और खुशी तब भी आती है जब हम दूसरों को देते हैं। सबसे बड़ी खुशी तब है जब हम दूसरों को देते हैं, क्योंकि इस खुशी में कोई कुछ चाहिए वाली बात नहीं है कि ऐसा होता है ना एक्सपेक्टेशन जिसे हम बोलते हैं। वही मेडिटेशन ने मुझे बस एक ही चीज़ सिखाई, एक तो ईगो नहीं होना चाहिए, चाहे आप कोई भी हो। तो 10 रुपए की चीज़ भी वही है, वही रोटी है, 100 रुपये में जाके होटल में खा लो, 1000 में खा लो, रोटी रोटी रहेगी। लेकिन आपको उसकी इम्पोर्टेंस है तो हर चीज़ अच्छी है, जो मिल जाए वो अच्छा है। और बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि हमारे इंडिया में हमें बचपन से कुछ चीज़ें सिखाई गई हैं जो अब मुझे लगता है कि क्या वो ठीक था। हम मंदिर जाते हैं, हमें बोला जाता है जाओ जाओ हनुमान जी से मांग के आओ, कल तुम्हारा एग्जाम है, बोलो पास कर दें, बोलो पास कर दें, इनसे मांगो, बोलो बच्चा दे दें। किसी को मांगने के लिए बोला जाता है। लेकिन आप खुद सोचें, अगर हम उनसे मांगने जाते हैं फिर हम देखे भी नहीं आते उनको। अगर मैंने किसी को कुछ मांगा तो मुझे फिर वो छोड़ के आ जाना चाहिए ना घर। लेकिन हम घर भी आते हैं तो भी दिमाग में चलता रहता है, पता नहीं ये देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, पास होंगी कि नहीं होगी। लेके तो हम वापस ही आ रहे हैं और सिर दर्द और लेके आ रहे हैं। तो ये मैंने सोचा कि शायद हमारे ये चीज़ हमें हटानी चाहिए अब, क्योंकि ये गलत है। हम भगवान के पास जाते हैं थैंक्स देने के लिए कि आपने जो दिया है पहले उसके लिए तो धन्यवाद दो, कि एक अच्छे माँ बाप दिए, एक अच्छी फैमिली दी, इतनी एजुकेशन मिली, चाहे कम मिली हो ज़्यादा मिली हो, पर घर तो है, रोटी तो है, दो खाने की हो, उसके लिए थैंक्स हमने कभी नहीं दिए। हम सिर्फ मांगने की आदत हमें पड़ गई, वो मेरी ख़त्म हो गई जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया। अब मैं सिर्फ थैंक्स देती हूँ। बहुत और मैं अपने वहाँ मैं लेक्चर भी देती हूँ और बच्चों को भी सिखाती हूँ, उनको भी ये बोलती हूँ कि बस खुश रहो, थैंक्स दो कि कम से कम तुमसे कोई बात कर रहा है। हम बात करने के लिए भी तरस जाते हैं। जापान में भी कभी ऐसा होता है, 4-5 दिन छुट्टियाँ हो गई, कहाँ जाओ, वो तो बाहर ही नहीं निकलते, उनका अपना वो तो सिस्टम बोलते नहीं, जापान वाले तो बोलते भी नहीं कभी। हम भी तंगालियों बोल ही नहीं। कभी अपने घरों में भी होता है। कोरोना में आपको कितना मुश्किल हुआ होगा, अपने कमरों में बैठे रहो, अब नहीं करो, कितना घर वालों से बातें करोगे। अब हम क्या होता है, हम घर वालों पे भी इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि यार तुम मुझसे बात नहीं करते हो। मैं भी पहले शुरू में अपने हस्बैंड को बोलती थी, तुम सुबह से शाम अपने ऑफिस में बैठे रहते हो, ऊपर ही नहीं आते हो, पूछते भी नहीं हो मैंने खाया नहीं खाया। देन आई रियलाइज कि कब तक पूछते रहेंगे मेरे से, मतलब हर रोज तो नहीं पूछ सकते। आई हैव टू फाइंड माई ओन वे ऑफ हैप्पीनेस। एंड देन आई रियलाइज कि हमने 60-70 साल तक लोगों के लिए, पहले अपने लिए, फिर माँ बाप के लिए, फिर बच्चों के लिए करते करते पूरी उम्र निकल जाती है। तब रियलाइज होता है कि यार मैंने कुछ तो चीज़ें की नहीं जो करनी चाहिए थी। मैंने अपने आप को तो देखा ही नहीं। हम दोनों ने तो आपस में बाहर भी नहीं चले हाथ पकड़ के कभी। देन आई रियलाइज कि मैं यहाँ हूँ, मेरे फैमिली, मेरे दूसरा राउंड होना चाहिए, मेरे साथ नहीं होने चाहिए, थोड़े दूर रखो सबको। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा दुख देने वाले, तकलीफ देने वाले हमारे सबसे पास होते हैं और ज़्यादातर फैमिली के लोग होते हैं। लेकिन उनसे आप अगर दूर रहते हो उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको प्यार नहीं करते। ये दूर रहना इसलिए कि उनका ऑरा आपका ऑरा मैच नहीं करता कभी कभी। तो जैसे ही वो सामने आता है इंसान एंग्री करता है आपको, होता है ना, एक बच्चा ऐसा होता है घर में जो आया ही नहीं पास और माँ एकदम एंग्री हो जाती है। वो इसलिए कि हमारे ऑरा जरूरी नहीं मैच करें, हम एक ही फैमिली के हैं, एक ही खून है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें ये ऑरा अलग चीज़ है। जो आप सोच रहे हो वो मैं सोच रही हूँ, मेरा ऑरा उससे बनता है जो मैं सोचती हूँ। तो आप सबको थोड़ा दूर रखो ना, दूर रख के रिलेशन बनाओ। ठीक है, नहीं अच्छा लगता फिर लोग, वो सब मुझे सीखने को मिला। मैंने सीखा, खुद को चेंज करना चाहती थी मैं। आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं चाहे जापान में हूँ, कहीं भी रहूँ, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। मैं कुछ भी करूँ अपने लिए करूँ,
दिखाने के लिए नहीं। जैसे हमारे हिंदुओं में कहा गया है एक हाथ दान देता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा ही दिखा दिखा के ये देखो मैंने दिए, ये मेरा नाम लगाओ, यहाँ मेरा नाम लगाओ, जो हम करते रहते हैं वो भी सीखा कि ऐसे नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। अपना हेल्थ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबको एक लेवल पे देखो। मैं अगर ब्राह्मण हूँ, कश्मीरी हूँ, मेरी क्या गलती है? मैं उस घर परिवार में पैदा हो गई तो वो धर्म मिल गया मुझे। कोई जापान में पैदा हुआ तो जापानी बन गया, कोई वहाँ। हमें इस लेवल से, आप जो सीख रहे हैं अभी गीता और ये सब, ये आपको उस लेवल से ऊपर उठाने के लिए कि एक लेवल आता है मेडिटेशन में जहाँ ना नर है ना नारी है, ना आत्मा का कोई लिंग नहीं है, ये सोल बस सोल है। उस पॉइंट तक जब हम पहुँचते हैं तो हमें सब अपने नज़र आने लगते हैं। वो प्रेम जो है वो होना ज़रूरी है। तो जिससे मैं जब योगा कराती हूँ तो सूर्य नमस्कार आप जानते हैं सभी करते हैं, तो मैं योगा सिर्फ एक्सरसाइज की तरह नहीं कराती। हर योगा के आसन के पूरे क्या हमें करना है। योगा आसन हमें इसलिए भी दिए गए कि आप जब बैठते हो और आज सोचो आज मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे क्यों एंग्री आया, उस आसन में आपको उसको निकालना है। आसन इसलिए मिलते हैं कि आप हटाओ उन चीज़ों को। ऐसे नहीं बैठे बैठे ये करना है, अच्छा मैं पतली हो गई, अब मैं पतली यहाँ से हो जाऊँगी, पतली यहाँ से, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। ये एनर्जी फ्लो है इसके अंदर। अब हम जब सोचते हैं तो होता है। ऐसे में सूर्य नमस्कार में मेरे पास अब जैपनीज ही आते हैं तो मैं उनको सिखाती हूँ कि ये एनर्जी और हमारी एनर्जी है, हम उस एनर्जी को धन्यवाद दें। और ये सूर्य की लाइट है कि वो सूर्य बोलता है कि आप अपने खिड़की दरवाजे खोलो, मैं तो बाहर खड़ा हूँ। क्या बात है मैम, ये बात खोलोगे नहीं तो मैं अंदर कैसे आऊँ? अच्छी बात है ये। इसी तरह से हमें रोज प्रार्थना करनी है कि सूर्य देवता से करो, किसी से भी करो, मेरा दिल और मेरा दिमाग मैं खुला रखूंगी ताकि मैं सबको प्रेम कर सकूं। क्या बात। प्रेम ही एक चीज़ है जो हमें एंड तक चलेगी, जो हमें एक्सपेक्टेशन के बिना रखेगी, जिसमें ना कोई धर्म होगा, ना कोई आदमी औरत होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक हम सब इंसान हैं, मानव धर्म होगा। ये सब सीखने को मिला। और आपको मैं बताऊं कश्मीर के लोग भी बहुत निकल गए 30 साल पहले, वहाँ से निकलना पड़ा। ऐसे ही जम्मू के अंदर संजीवनी संस्था है, जैसे आप चला रहे हैं यहाँ पे वृद्धाश्रम, उन्होंने भी इस तरह से एरिया लेके वहाँ पे उनके लिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर की क्लासेस, योगा की क्लासेस, कभी किसी की डेथ हो जाए तो सारा काम वो करते हैं उनके लिए, क्योंकि परिवार पिछड़ के आ गए, पूरा गांव पूरा अपना घर छोड़ के आ गया। मैं वहाँ भी बराबर जाती हूँ, 3-4 दिन रहती हूँ, उनको योगा सिखाती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, उनके साथ जुड़ के रहती हूँ। अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि वो कश्मीरी है, इसलिए कि वो बेचारे भी देख रहे हैं कि हमें कैसे खुश हो, कैसे उनके सबके बच्चे, कोई अमेरिका चला गया, कोई कहाँ अकेले हो गए हस्बैंड वाइफ। अब बोलते हैं कि अब बस इंतज़ार रह गया है, क्योंकि सबके एक एक दो बच्चे हैं, ज़्यादा भी नहीं हैं। वो इंतज़ार का टाइम बीमारियों से नहीं निकले, खुशी से निकले। इसके लिए हमें थोड़ा कोशिश खुद भी करनी होगी। और जो आप सीख रहे हैं उसको सोचें कि मेरा सोल तो प्योर है, उस बेचारे सोल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी प्रॉब्लम जो आप सोचते हो ना सिर दर्द आदि शरीर को, जिस दिन आप शरीर भाव ही छोड़ दोगे, जैसे डॉल के ऊपर डॉल रखी जाती है ना, उस तरह से ये शरीर भाव ही हटा दिया, अंदर जो सोल है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन हम जाएंगे उस सोल के साथ कोई तकलीफ होती है कि सब खत्म हो जाता है। और आप रोज़ ये सोचें कि मुझे आत्म भाव से रहना है, मेरे कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत मैं एक प्योर सोल हूँ, मैं एक डिवाइन सोल हूँ। मुझे जो ज़िंदगी दी गई है अभी भी बहुत टाइम है, मुझे जीना है और मुझे अच्छे से अपने लिए भी जीना है, दूसरों के लिए भी जीना है। तो शायद हम सब और जुड़ेंगे और अच्छा करेंगे और मुझे फिर मौका देंगे आप यहाँ आने के लिए। थैंक यू। बहन जी, आपने तो हमें जीना